जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन योर टारगेट में। हम इस समय देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय स्कूल, स्पोर्ट स्कूल, सैनिक स्कूल तथा अन्य सभी कक्षा 5वीं और 6वीं में जो मतलब जब 5वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं और 6वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए यह वीडियो कारगर है। ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण यह साइंस का वीडियो है। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर लेकर आए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। तो इन सबको नोट्स के टाइप में मैं लाया हूँ, जिससे कि आप लोग का बहुत ज़्यादा समय भी ना लगे और ज़्यादा चीज़ मिल भी जाए, जिससे आप लोग की तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, कांच, पत्थर, कुर्सी, मेज आदि। इनमें से कुछ वस्तुएं सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सजीव निर्जीव क्या है और इनका मतलब काम क्या है, कैसे करते हैं, कैसे पहचान होता है, इन सभी के बारे में देखते हैं। ठीक है ना। तो सजीव वस्तुएं, जिन वस्तुओं में जीवन पाया जाता है वे सजीव वस्तु कहलाती है, जैसे कि हाथी, मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर। यानी जितने भी जीव हैं वो क्या है भाई, सजीव हैं। जितने भी जीव हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, मछली, कीड़े, सभी क्या है भाई, सजीव वस्तुएं हैं। ठीक है। और निर्जीव वस्तुओं में यदि बात करें हम लोग, तो जिन वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता वे निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि बल्ब, किताब, कलम, पंखा, और भी हो सकता है साइकिल, मोटरसाइकिल। ठीक है। और उसके बाद आपका जो किताब है, मोबाइल जो है जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है भाई, ये सब निर्जीव वस्तुएं, इनमें जान नहीं है। स्वपोषी जीव की बात करें हम लोग यदि, तो वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब जो ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब स्वयं का मतलब, यदि आप लोग यही बोलेंगे कि भाई खाना तो हम भी अपना ही बनाते हैं, मतलब मम्मी बनाती हैं तो हम ही बनाते हैं, कोई तो बना के देता नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, स्वयं का मतलब है कि भाई ये सब अनाज इन लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को क्या है कि भाई आटा हो, चावल हो, दाल हो, तभी न बनाएंगे कुछ। तो यानी कि अगर धान ना हो तो चावल कैसे होगा, गेहूं ना हो तो आटा कैसे होगा, तिलहन दलहन ना हो तो तेल कैसे होगा, दाल कैसे होगा। यानी कि हम क्या है कि एक दूसरे पे आश्रित हैं, अनाज पे आश्रित हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो अनाज पे आश्रित है, कोई मांसाहारी है तो मांस पे आश्रित है, यानी कि मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, मछली हो गई। तो इस सब की बात है कि इसे बोलते हैं परपोषी। ठीक है ना। पर जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, पानी लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, बस इतने चीज़ यूज करते हैं। तो इनको स्वपोषी बोलते हैं, ना कि परपोषी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे बात करते हैं परपोषी की। वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु या पौधों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे गाय भैंस, मतलब गाय भैंस, ऊँट, शेर, हम इंसान भी उसी में गए हैं। ठीक है ना, हम भी उसी में आते हैं, परपोषी में। शाकाहारी जंतु कौन है, तो वे जंतु जो कि साग सब्जी या पेड़ पौधे के हिस्से को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस, खरगोश, हिरण, ये सब क्या है भाई, शाकाहारी है। वहीं पे मांसाहारी की बात करें तो ऐसे जंतु जो कि मांस मच्छी खाते हैं उन्हें मांसाहारी बोलते हैं। जैसे कि जितने जंगली जानवर हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, मांसाहारी है। वहीं पे अगर सर्वाहारी की बात करें, अच्छा सर्वाहारी तो नहीं दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ। सर्वाहारी की बात करें तो सर्वाहारी ऐसे जीव होते हैं जो मांस भी खाते हैं और शाक भी खाते हैं, मतलब कि दोनों टाइप के भोजन करते हैं। जैसे कि हम मानव, हम दोनों चीज़ खाते हैं, कभी चिकन भी खा लेते हैं और कभी दाल सब्जी चावल भी खा लेते हैं। तो और वैसे ही कौवा है, वो भी दोनों खाता है। कुत्ता है, वो भी दोनों खाता है। तो ऐसे जीव जो कि मांस भी खाते हैं और अनाज भी खाते हैं, उनको बोला जाता है सर्वाहारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो होते हैं
जो कि क्या है भाई, देख लेते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उन्हें मृत परजीवी पौधे कहते हैं। जैसे कि कुकुरमुत्ता, आप लोग देखे होंगे कुकुरमुत्ता ज़्यादातर गंदगी में पैदा होता है, जिसे हम लोग मशरूब बोलते हैं, गंदगी में ही होता है, सड़े गले जगहों पे होता है। परजीवी पौधे क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं, तो जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि फीता कृमि, खटमल, अमरबेल, तो जैसे ये सब दूसरे पर आश्रित हैं। खटमल आप लोग देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बेड में मिल जाते हैं, तो कहीं मतलब ऐसे जगहों पे रहते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। और अमरबेल तो आप लोग देखे होंगे कि जो किसी पेड़ पौधे पे फेंक दिया जाता है तो अपने आप उसका रस चूसकर ये अपने आप को मतलब विकसित कर लेता है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं। तो ऐसे पौधे, हाँ एक सेकंड, ऐसे पौधे जो अपने भोजन यानी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। उसके बाद एक फूल है, ठीक है ना, मतलब फूल जैसा रहता है, हालांकि पौधा ही कह सकते हैं। फिर उसके बाद नेपेस्थीज, जिसे बोलते हैं घटपट्टी। उसके बाद ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, ये सब मृत कहते हैं कि कीटभक्षी हैं, ये सब को कीड़ों को खा जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े आते हैं। तो खाने का तात्पर्य इन लोग को मुंह थोड़ी है, खाने का मतलब ये है कि सब में जैसे कि मुंह खुला होता है, इसमें कीड़े जाते हैं तो इस अपना मुंह को बंद कर लेते हैं, फूल जो होते हैं या पौधे जो होते हैं, और बंद करने के बाद इसमें कीड़े मर जाते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कीटभक्षी, ना कि ये सब कीटों को खाते हैं, नहीं खाते हैं भाई, पेड़ पौधे नहीं खाते हैं, बस इनमें जाके अटक जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनको कीटभक्षी पौधे या पेड़ पौधे बोला जाता है, ठीक है ना। जैविक प्रक्रिया की बात हम लोग करें तो जैविक प्रक्रिया में सांस लेना आप लोग जानते हैं, श्वसन की क्रिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जीव जंतुओं द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। सभी सजीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं, मतलब जितने भी जिनके अंदर जीवन है, हाँ, वो सभी के सभी श्वसन क्रिया करते हैं, चाहे छोटा सा कीड़ा हो या बड़ा सा जानवर हो, ठीक है। अब बात करें कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो हर पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल द्वारा अवशोषित जड़ द्वारा, जड़ जो तना होता है, मतलब सॉरी यार, रूट होता है, से अवशोषित जल लेकर भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं। कहाँ पे करती हैं भाई, तो पत्तियों में करती हैं, ध्यान रखिएगा। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकालती है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यह पौधों में भोजन का काम करती है, ठीक है ना। कैसे बनता है, तो यहाँ पे पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और सूरज के प्रकाश की उस उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिया करती है, किसके साथ भाई, जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है उसी टाइम पे, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और खाना कहाँ बनता है, तो पत्तियों में बनता है, ना कि जड़ में। आगे बढ़ते हैं, जीवों का वर्गीकरण आवास के आधार पर। थलचर, ऐसे मतलब जीव जो हैं, थल भूमि पर पाए जाने वाले जंतुओं को थलचर कहते हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता इत्यादि, हम भी तो थलचर ही हैं, ठीक है। जलचर कौन है भाई, जल में पाए जाने वाले जंतु, जैसे कि मछली, मगरमच्छ, मेढक, ये सब क्या है भाई, सॉरी, मछली तो है जलचर, और मेढक जलचर नहीं है, उभयचर है, मैं भूल गया, सॉरी। उभयचर का मतलब ये होता है कि जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी, धरती पर, थल पर भी रहता है। तो वो जीव जो जल और थल दोनों में निवास करते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं, जैसे कछुआ, मेढक और
जैसा कि मैंने मगरमच्छ का नाम लिया, तो मगरमच्छ भी उभयचर में आता है, ठीक है ना। वो जलचर नहीं था, गलती से मेरे निकल गया। नभचर की बात करें तो नभचर में जैसे कि जो आकाश में रहता है, तो उनमें से ज़्यादातर पक्षी ही आती हैं नभचर में। पक्षियाँ ही उड़ती हैं आकाश में, क्योंकि दूसरा जीव तो जा नहीं पाता है आकाश में, तो नभचर वही आते हैं। आवास के अनुकूल की बात करें तो आवास वह विशेष स्थान जिसमें कोई जीव या जंतु प्राकृतिक रूप से निवास करता है, उन्हें आवास कहते हैं। जैसे अगर बात करें पक्षियों की, तो पक्षी क्या ज़मीन पे घोंसला बना के रहती हैं? तो नहीं, पेड़ों पे रहती हैं। तो क्या भाई, नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से वहीं पे रहती हैं। पानी में कौन रहता है? मछली रहती है, ठीक है। और हम मानव कहाँ रहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे, ज़मीन पे रहते हैं, थल पे रहते हैं। तो यानी आकाश में पक्षी रहती है, पानी में मछली रहती है, और थल पे हम रहते हैं। तो आवास जो है प्रकृति के अनुकूल बनाया गया है सभी चीज़। अनुकूल, प्रत्येक जीवधारी में उसके परिवेश के अनुकूल तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले आवश्यक रचनात्मक कार्यात्मक परिवर्तनों को अनुकूल कहा जाता है। मतलब जैसे कोई भी परिवर्तन हुआ, जैसे कि बात किया जाए कि किसी व्यक्ति, अगर मान लीजिए मनुष्य है, कोई अपने घर को छोड़ के दूसरे जगह जाता है, तो वहाँ के हिसाब से रहने लगता है, तो अनुकूल परिस्थिति होती है। अगर मान लीजिए कि कहीं पक्षी पेड़ पे अपना घोंसला बनाई है, आंधी तूफान आ गया, पेड़ गिर गया, तो पक्षी दूसरे जगह जाके घोंसला बनाती है, तो इसका मतलब होता है अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाना, ठीक है। वायु कोष्ठ क्या होता है? तो जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य खाली स्थान होता है, जिन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं। इनमें वायु भरी होती है, इसी कारण ये हल्के एवं मुलायम होते हैं और जल की सतह पर तैरते रहते हैं, जैसे कि जलकुंभी, ठीक है ना, समझ गए आप। जो जलकुंभी होता है, उनके अंदर जो होता है खोखलापन होता है। आप लोग अगर जलकुंभी को निकालेंगे, या तो आप कमल देखे होंगे, तो कमल को निकालेंगे, तो जब कमल की डंठी को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारा छिद्र रहता है, जगह रहता है, तो उसमें हवा भरी रहती है, इसलिए उसे वायु कोष्ठ कहते हैं। हल्के होते हैं इसलिए पानी पे भी तैरते हैं कमल के फूल या जलकुंभी, ठीक है। बीज चोल यानी बीज का अंकुरण। बीज की बाहरी सुरक्षात्मक आवरण को बीज चोल कहते हैं। बीज के अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का विकसित होना बीज का अंकुरण कहलाता है। यानी बीज चोल का मतलब ये है कि जो आप लोग देखे, जैसे चावल की बात करें तो धान में आप देखते हैं तो उसके ऊपर एक कवर होता है, उस कवर को बीज चोल कह सकते हैं, ठीक है। जब वो हटेगा तो चावल हो जाता है चावल। और उसी प्रकार से सभी में होता है, सभी बीजों में, सभी सीडों में बीज चोल होता है, जो कि बचा के रखता है उनके अंकुरण वाली क्षमता को। और जब बीज अंकुरित हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है अंकुरण, यानी जब जो उसमें से निकलने लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गति क्या है? तो सभी सजीव गति करते हैं, यानी कि सभी, जैसे कि जानवर, पंछी, मानव एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गति करते हैं। अपने भोजन एवं आश्रय की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसा भी जाते हैं। पंछियों को देखे होंगे आपने कि यहाँ से उड़ के वहाँ जाती है। जानवर भी, जैसे जंगल का शेर हो या कुछ भी हो, तो यहाँ से वहाँ भ्रमण करते हैं। इंसान भी कमाने के लिए यहाँ से वहाँ तक जाते हैं। आगे बात करें तो वृद्धि में तो सभी सजीवों में एक निश्चित समय तक उनके भार तथा आकार में वृद्धि होती है। जैसे कि पेड़ पौधे धीमे धीमे गति से बढ़ते हैं, ठीक है ना, मंद मंद बढ़ते हैं। और वहीं पे अगर बात करें तो सभी लोग बढ़ते हैं। जैसे मानव की बात करें तो एक समय तक लगभग 20-22 साल तक वो उसकी जितनी भी हाइट है बढ़ने वाली होती है, बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। उसी प्रकार से सभी जानवरों में भी ऐसा होता है। मनुष्यों में वृद्धि का क्रम अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले बच्चा होता है। मतलब कोई भी अगर मानव में बात करें तो सबसे छोटा क्रम जो है मानव बच्चा का होता है, यानी शिशु का होता है, ठीक है ना। शिशु पहला रूप है। उसके बाद बाल्यकाल होता है, मतलब बालक, मतलब बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था का मतलब लगभग 16 साल की उम्र। युवावस्था यानी कि 20 साल प्लस। फिर प्रौढ़ावस्था यानी कि आपका 30-35 कर सकते हैं, या तो शादी विवाह का उम्र हो गया।
उसके बाद वृद्धावस्था यानी कि आप मरने की कगार पे चले गए। तो यानी कि मनुष्य में वृद्धि का जो क्रम है, शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ या फिर वृद्ध, इस क्रम में आप जाके फिर लास्ट में मर जाते हैं। पोषण की यदि बात करें तो कुछ जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसा कि ऊपर बात किया गया है कि पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए वो क्या है भाई, स्वपोषी भी हैं। इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है। श्वसन अंग में बात करें हम लोग तो मानव तथा लगभग सभी थलीय जंतु नाक से सांस लेते हैं, ठीक है ना, नाक से, और फेफड़ा में मतलब वो लोग सांस को रोकते हैं। मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है। पौधे अपनी पत्तियों से, पत्तियों के रंध्रों से, यानी जिसमें पत्तियों में आप छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे सांस लेते हैं, ठीक है। संवेदनशीलता की बात करें तो प्रत्येक सजीव में संवेदना होती है। मानव तथा जंतुओं में महसूस करने के लिए ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए छुई मुई, छुई मुई का पौधा एक ऐसा पौधा है कि जिसको आप छुएंगे तो तुरंत सिकुड़ जाएगी। पौधों को हाथ से छूने ही पत्तियां सिकुड़ जाती हैं या मुरझा जाती हैं, ठीक है। छुई मुई एक पौधा है। उत्सर्जन की बात करें तो सभी सजीव मतलब जितने भी जीव जंतु हैं अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मल मूत्र त्याग करते हैं। और मानव कार्बन डाइऑक्साइड भी त्याग करता है, पसीना भी त्याग करता है, वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। तो उत्सर्जन का मतलब होता है कि अपने बॉडी से किसी चीज़ को निकालना, अवशिष्ट पदार्थों को। पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, वो अपने पत्तियों के द्वारा पानी को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। प्रजनन की क्रिया की बात करें तो सभी सजीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना या प्रजनन करते हैं। मतलब जितने भी सजीव हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधों से पेड़, जैसे कि अगर कोई आम का पेड़ है तो आप उसे नहीं देखेंगे कि वहाँ से नीम का पेड़ उत्पन्न हुआ है कि उसकी गुठली से। आम है तो आम ही होगा, मनुष्य से बच्चा ही पैदा होगा, बकरा नहीं। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि वैसी ही संतान उत्पन्न होती है, ठीक है ना। किंतु जंतु अंडे भी देते हैं कुछ, जैसे कि पक्षी, मुर्गी, कछुआ आदि, जबकि कुछ बच्चे भी देते हैं। पौधे बीजों द्वारा या कुछ पौधों में तना, जड़, पत्ती, कायिक, ठीक है, द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। यानी कि सबका प्रक्रिया अलग है। जैसे मानव क्या करता है, बच्चा देता है, वहीं पे पक्षियाँ जो है वो अंडे देते हैं। पेड़ पौधे जो है सीड होता है, बीज होता है, उनसे उत्पन्न होते हैं। तो ये सबकी प्रक्रिया अलग अलग है, ठीक है। तो यही था आज के लिए, इतना ही। और जो आपका चैप्टर था सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं, वो ख़त्म हो गया। नोट्स टाइप में मैंने बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोटे में काम हो जाता है। और रही बात इसकी MCQ कराने की, तो मैं कराऊंगा, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे। आप लोग अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पर अच्छे से समझिए। और कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।